अगर हम थोड़ा डीपली थोड़ा एनालाइज करें क्या चल रहा है पिछले दिनों, आपको पता है 2016 में जब बीजेपी गवर्नमेंट आई उस समय से लेकर अभी तक दो ऐसे बिजनेसमैन हैं इंडिया में, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको फिर भी पता लग जाएगा, दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। हाँ, 2016 से लेकर 2020 तक शायद मुकेश अंबानी जी की 300 से 400% के आसपास उनका पूरा नेटवर्थ का गेन हुआ है। जो इंसान 650 या 700 के आसपास था पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में, या 702 पे था नेट रिचेस में, वो अब 2 नंबर पे आ गया अचानक से 2022 के आसपास। ऐसा कैसे हो रहा है कि सिर्फ 2 बिजनेसमैन को बेनिफिट हो रहा है पूरे इंडिया में? नहीं, 2 के अलावा औरों को भी हो रहा है। नहीं। आप देखो देखो रोड कंस्ट्रक्शन देख लो आप, कितना कंपनीज को ऑर्डर मिले हैं, कितने दबा के और अच्छे टेंडर्स इशू किए गए हैं, जिससे अच्छी अच्छी कंपनीज बना रही हैं, इतने एक्सप्रेसवेज बने हैं इंडिया में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रोड नेटवर्क बन गया। तो जो प्राइवेट कंपनीज ने बनाए वो सारे इन 2 को तो नहीं मिले। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, पर इन 2 ने काफ़ी बनाया है। मतलब ये देख लो कि जेपी का अभी रेजोल्यूशन हुआ बैंकरप्सी का, उसमें 3-4 पार्टीज़ ने बिड डाली थी अच्छी लेवल की, और अदानी ने डाली थी और वेदांता ने डाली, और वेदांता की बिड अदानी से ज़्यादा थी। लेकिन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसमें बैंक्स थे जिनके लोन फंसे हुए थे, जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, उनको ये था कि वेदांता खुद की रेटिंग गिरी पड़ी है, वो खुद कैश क्रंच में चल रहा है पिछले कई सालों से, तो उन्होंने लोअर बिड अदानी की मान ली और अभी वो उसको मिल गया। अदानी को लोन मान दिया। हाँ, अदानी का L1 मान लिया और उसको रेसिंग सर्किट, बुध सिटी और जेपी का जो नोएडा में 1300 एकड़ लैंड और वो सब मिल गया उसको। तो मतलब एक तो अच्छा, दूसरा अच्छा अंबानी जी का मैं बताऊँ ना, अंबानी जी का क्या है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उनके काम नहीं रुकते, ये फैक्ट है। अब देखो जियो जब लॉन्च हुआ था तो उस टाइम तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी ही नहीं, वो तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बाद में उन्होंने लॉन्च किया फ्री, वो फ्री लॉन्च करके 11 जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनमें से 8 गायब हो गई, क्योंकि वो वैसे ही लॉसेज में थी। इंडिया की अपनी बीएसएनएल को धूल चटा दिया पूरा। हाँ, बीएसएनएल हर साल तो गायब हो मोदी गई। जी से 1 लाख करोड़ ले जाता है, और वो 1 लाख करोड़ कहाँ जाता है बीएसएनएल किसी को नहीं बताता है। बीएसएनएल खा जाता है 1 लाख करोड़ हर साल, और मोदी जी दे देते हैं ये सोच के कि भाई प्राइवेट में सिर्फ 2 ही रह गई हैं, जियो और एयरटेल, और अगर हमने बीएसएनएल भी बंद कर दी तो कोई तो कंपटीशन सर नहीं जियो और बचेगा। एयरटेल को पनपने के लिए स्पेस भी तो गवर्नमेंट ने दिया ना। नहीं, देखो क्या है, कोई भी मार्केट लाइक टेलीकॉम होती है, वो चाइना भी देख लो आप, चाइना में भी 2 या 3 कैरियर्स ही हैं, क्योंकि हेल्दी आपको उनको अर्निंग कैपेसिटी देनी पड़ेगी कि वो हेल्दी कमाएं, क्योंकि उनका बार बार उनको टावर्स लगानी होती हैं, नेटवर्क अपग्रेड करना होता है, बहुत खर्चे होते हैं उनको। इंडिया में तो स्पेक्ट्रम का भी गवर्नमेंट चार्ज करती है, पूरी दुनिया में कहीं स्पेक्ट्रम का चार्ज नहीं करते, इंडिया में ऑक्शन करते हैं स्पेक्ट्रम, तो टेलीकॉम कंपनी की लगी रहती है। अभी क्या था कि जो 11 कंपनी हो गई थी वो 2G स्कैम राजा के अंडर हुई थी, जब उसने एकदम से लाइसेंस बांट दिए थे, और वो किस बेसिस पे बांटे थे वो आपको पता है कि किस बेस पे बांटे किस थे। बेस पे बांटे थे तो वो 11 हो गई, सारी लॉसेस में थी। तो 11 कंपनी की मार्केट कोई भी फायदा नहीं, प्रॉफिट नहीं कमा सकता। तो आपको 2-3 की हेल्दी मार्केट, वो मुकेश जी को समझ में आ गया कि ये सारे 4G वो 3G पे चल रहे हैं, मैं 4G लॉन्च करूंगा और मैं इस रेट पे लॉन्च करूंगा, सारी सिमट जाएंगी। तो शुरू में 2-3 साल उन्होंने बहुत लॉस झेला, अब सभी से निकाल अब रहे हैं सारे पैसा। अब तो दबा के निकाल रहे हैं। तो तो इतने प्राइस हाइक हुई है अभी 2 बार, और वो जियो ने भी करी है, एयरटेल ने भी करी है, और और वो अभी बात हो रही है एक बड़ी प्राइस हाइक की, क्योंकि आईपीओ आना है जियो का, तो प्राइस हाइक तो करनी पड़ेगी, कैश फ्लो चाहिए उसमें। आपने सारे गूगल फेसबुक सब घुसा रखे हैं जियो के अंदर, इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर, उनको भी तो एग्जिट देना है ना। अंबानी जी का ये है, जैसे उन्होंने सोचा कि मैं अपनी एक मीडिया हाउस बनाऊंगा, जो, और वो हर चीज़ में सोचते हैं कि मैं इंडिया का नंबर 1 बनाऊंगा, मुझे नंबर 1 बनना है। बनाऊंगा क्या, उनका तो सारे पे कंट्रोल है, मीडिया पे हाँ, तो कंट्रोल है वो उनका। किस तरह से उन्होंने डिज्नी का इंडिया बिजनेस खरीदा, फिर उन्होंने किस तरह से करके पूरा क्रिकेट के राइट्स का करा, फिर वो मतलब बहुत ही बड़ा गेम खेला। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी? देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ये होती है कि बड़ी कंपनी एक्सप्लॉइट कर रही है, एक होती है कि बड़ी कंपनी आपको चाहिए,
क्योंकि आज आपकी बड़ी कंपनी नहीं है तो फॉरेन बड़ी कंपनी मार्केट ले जाएगी। अब विजय माल्या का डाउनफॉल हो गया, उसकी जो यूनाइटेड ब्रूरीज थी वो इंडिया की सबसे बड़ी विस्की और लिकर कंपनी थी, तो वो इंडियन हाथ में थी, उसको बेचनी पड़ी, एक पॉइंट पे बेचनी पड़ी। अब उसने बेची है तो वो फॉरेन कंपनी ने खरीदी हुई है, डियाजियो या किसी ने खरीदी हुई है, और वो तब से इतना ग्रो कर चुकी है कि वो मोनोपोली है इंडिया में। तो आपकी लिकर मार्केट का सारा पैसा एक फॉरेन कंपनी कमा रही है। दैट इज वेरी बिग मार्केट, ह्यूज, ग्रोइंग 20% 30%। तो आप ही की कंपनीज के पास होना चाहिए ना। तो आप अपने सबसे रिचेस्ट आदमी को दो तरह से देख सकते हो। एक तो अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक आप ये देख सकते हो कि भाई ये चाहिए हमें। और इंडिया तो ऐसी सोशलिज्म का राज रहा है ना कि बिजनेसमैन को चोर समझते हैं, ये चोर है। इसके ऊपर 93% वेल्थ टैक्स लगा रखा है इंदिरा गांधी ने, और वो बिजनेसमैन को चोर समझते हैं। वो जो मनोस्थिति है जो बिजनेसमैन को चोर समझती है वो गलत है। क्योंकि कितने ऐसे लोग हैं जिसमें हिम्मत होती है बड़ी कंपनी खड़ी करने की। तो से तो ये सेंट्रलाइजेशन हो गया ना पावर का। आप नहीं करोगे तो फॉरेन कंपनी कर लेगी, ये तो दुनिया का उसूल है। कोरिया में एक टाइम पे छोटी छोटी कंपनीज होती थी, वो जापान की तरफ देखते थे कि इन्होंने कैसे सोनी बना ली, टोयोटा बना ली, होंडा बना ली, मित्सुई बना ली, मित्सुबिशी बना ली। तो वो देखते थे जापान की तरफ कि इनका मिरेकल कैसे हो गया। तो उन्होंने एक दिन सोचा कि हमें बड़ी कंपनीज चाहिए जो ग्लोबल लेवल पे compete करे, और तब उन्होंने सैमसंग, एलजी, डेवू, ये सारी ह्यूंडे ये बनाई सारी, और सारी जो मार्केट कंसोलिडेशन थी इन चारों को दे दी। इनको नाम रखा शी बोल्स। तो इट इज़ आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन वो ये है कि इनइक्वालिटी भी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि बैलेंस में होना चाहिए। कि इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है ना, एसएमईज भरी पड़ी है, मतलब करोड़ों में एसएमईज। और जो एसएमईज होती हैं वो इस टाइप से ऑपरेट करती हैं कि उनको और ज़्यादा बड़ा होने का उनको रिस्क लगता है कि हम बड़ा नहीं होना, गवर्नमेंट स्कीम मिल रही है हमें छोटे लेवल पे, हमें मिलती रहे। लेकिन जो चाइना है उनके यहाँ पे एक सिस्टम है लिटिल जाइंट सिस्टम। तो वो क्या करते हैं कि उनके ना इंजीनियर्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको पावर दी हुई है कि तुम्हारे एरिया में कोई ऐसी कंपनी हो जो किसी सेक्टर या किसी प्रोडक्ट की मोनोपोली बना रही हो, उसको सपोर्ट करो और उसको आइडेंटिफाई करके हमें ऊपर बताओ कि हमारे यहाँ पे ये कंपनी है, ये इस टाइप का चीज़ बनाती है जो दुनिया में कहीं नहीं बनता। फिर वो उस कंपनी को पिक कर लेते हैं और उसको लिटिल जाइंट्स में डाल देते हैं। एक बार लिटिल जाइंट्स प्रोग्राम में आ जाती है, तू ले ले भाई, तू स्टॉक मार्केट सपोर्ट ले ले, तू डेट ले ले, तू लैंड ले ले, तू तेरे को क्या चाहिए। तो वो कंपनी को बड़ा होके मोनोपोली क्रिएट करने का उसको मौका देती है। मौका देते हैं। यहाँ पे जो एसएमई है वो बड़ा होने से डरती है, यार मैं तो सीजीटी एमएससी स्कीम से बाहर निकल जाऊंगा तो मुझे तो वो लोन नहीं मिलेंगे अनसिक्योर्ड, तो वो छोटा ही रहना चाहते हैं। अब वो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, बट व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल बिजनेस आपको बड़ी कंपनी चाहिए। ये सर ऐसा है। दूसरा ये भी कि सर हमको पता है हम एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करते हैं इंडिया से, ओर से हम एल्यूमिनियम निकालते हैं या फिर हम आयरन ओर्स निकालते हैं। अब इंडिया में हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि हम एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम कैन डेवलप करें। ये फैसिलिटीज़ कोई नहीं बनाना चाहता, प्रोसेसिंग अपने पास नहीं रखना चाहता। और यही चीज़ जब आप बाहर अपने एल्यूमिनियम भेज कर और वहाँ से बाहर से आप इम्पोर्ट करते हो तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। तो इस वजह से कोई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नहीं लगा रहा उस चीज़ के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें बाहर कर रहे हैं, जबकि हम इसकी मोनोपोली अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। ये तो ऐसे तो भरे पड़े हैं। जैसे हम जेनरिक्स में फार्मास्यूटिकल में नंबर 1 है इंडिया, वर्ल्ड में नंबर 1 है। लेकिन उसका जो एपीआई आता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो उसके पीछे का रॉ मटेरियल होता है, वो चाइना से आता है। अभी जब गलवान पे फाइट हुई थी, चाइना उसको कंट्रोल, इंडिया ने पूरा ब्लॉक कर दिया चाइना के बिजनेस, सारी ऐप्स बैन कर दी, टिकटॉक को फेंक दिया बाहर। BYD ने $1 बिलियन का प्रपोजल दिया, मोदी जी ने फाइल यूँ फेंकी कि भैया तू जा यहाँ से, निकाला उनको। तो चाइना ने भी बदला लिया, चाइना ने APIs ब्लॉक करने शुरू कर दिए। तो वो API आप बनाते ही नहीं तो आपकी जेनरिक मेडिसिन कैसे बनेगी। ये तो है, इंडिया में बहुत इश्यूज है। अब टनल आप बना रहे हो पूरे तिब्बत बॉर्डर पे, आप टनल्स बना रहे हो कि तिब्बत बॉर्डर तक हमारी मिलिट्री आराम से पहुंच जाए, और जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ के लिए भी आप टनल्स बना रहे हो। अब टनल की जो मशीन है, हेंड्रिक्स की मशीन, वो जर्मन टेक्नोलॉजी है। अब वो हेंड्रिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो चाइना में है, चाइना ने रोक दी मशीन। इतने
मतलब 1-1.5 साल लग गया मशीनें वहां से निकालने में चाइना से। इधर जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आया हुआ था, पीयूष गोयल जी ने उसको बोला क्या कर रहा है भाई, मशीनें तो दे दे, वो कह रहा है चाइना दे ही नहीं रहा। तो आपको तो चाहिए इंडिया में आपको ये चाहिए आपकी। इंडिया में आप देखो, मैं छोटी सी बात बताऊं आपको, ब्यूटी बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, नदियां बहुत है, पहाड़ बहुत है, बहुत ब्यूटी है, तो रिवर्स बहुत है। अब आप कभी भी किसी ट्रैवल टाउन में जाओगे जहाँ नदी होती है, नर्मदा होती है ना, जो भी नदियां हैं बड़ी, सिंधु, कावेरी, हाँ, गंगा, यमुना। तो वहाँ पे आप सोचते हो कि यार जितनी भी आपको नाव मिलेंगी, टूटी फूटी, सड़ी हुई, मेंटेनेंस भी नहीं। अभी देखा जबलपुर में एक्सीडेंट हुआ, यस, हाँ? नाउ क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है बोट्स की। नदियां दुनिया की सबसे ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग जीरो, इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग के मामले में ना, मेरा एक दोस्त है, उसकी कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग है, कहता है 1300 लॉज लगते हैं मेरे ऊपर, 1300 लॉज लगते हैं, अप्लाई होते हैं सेंट्रल और स्टेट के। इतने कंप्लाइंसेस हैं? मतलब अगर कोई इंस्पेक्टर आ गया तो एक बार उसने पंगा ले लिया इंस्पेक्टर से, उसने कहा इंस्पेक्टर ने कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी का ऐसे है वैसे, इसने बोला मैं तो नहीं करता, कुछ सब ठीक तो है, गुस्से में बोल दिया, भाई उसकी फैक्ट्री सील कर गया, 6 महीने फैक्ट्री बंद रही। अब जो जन विश्वास बिल आया, मोदी जी ने लाया अभी इस वाले सेशन में, पास हो गया, उसमें 700 के आसपास लॉज के अंदर जो बिजनेस लॉज थे, जो लॉ बने हुए थे, उसमें जो क्रिमिनल एंगल डला हुआ था कि अगर ये चीज़ गलत हुई तो आपको जेल हो सकती है, वो 700 लॉज में से क्रिमिनल एंगल निकाले जन विश्वास। रिलैक्सेशन दे दी उसमें। आप ये मान के चलो कि अच्छा हुआ काम कि वो निकाल दिए, कि वो सिविल कर दिए कि भाई जेल नहीं हो सकती, फाइन लग सकता है, ठीक है। लेकिन अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो स्टेट सोचो, हर स्टेट के अपने लॉज, लेबर ये लेबर वो, तो फिर आप चाइना से कैसे, हैंड्रिक्स तो फिर चाइना में ही बनाएगा ना, इंडिया में क्यों बनाएगा। दूसरी बात है PLI स्कीम। जब चाइना से कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है तो उसको चाइना क्या करता है, 8% का कैशबैक दे देता है। वो ये बोलता है कि जिस रेट पे तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, जिस मार्केट में बेच रहे हो, वहाँ पे 8% रेट गिरा दो। ये वो चाइना बेनिफिट करता है। उनको देती है हाँ, गवर्नमेंट। हाँ, चाइनीज गवर्नमेंट देती है। तो वो 8% रेट गिराता है, तो वहाँ की कंपनीज बंद हो जाती है। अब देखो यहाँ पे लावा फोन बिकता था, माइक्रोमैक्स बिकता था, यस। आज क्या बिकता है, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सारा चाइना के पास में। अब उन्होंने हाइक करनी शुरू करी है, 2 महीने पहले ज़बरदस्त हाइक करी है मोबाइल की रेट्स की, क्योंकि अब वो मोनोपोली रेट हो गई। वो 8% चाइना ने दे के यहाँ के सारे ख़त्म कर दिए मैन्युफैक्चरिंग। अब मोदी जी लेके आए PLI स्कीम कि हम भी 8% कैशबैक देंगे, इसलिए दुनिया के 20% आईफोन्स इंडिया में बन रहे हैं। बट PLI स्कीम सिर्फ बड़े लेवल पे ही है, वो SME लेवल पे या कोई लिटिल वहाँ जाइंट तक उनको सिस्टम, बेनिफिट मिल ही नहीं पाता इस चीज़ का।